ओके, सो गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट क्लास आपको होमवर्क मिला था, सो नाउ यू नो लिखने के लिए और ओरल क्वेश्चंस करने के लिए, राइट। तो उम्मीद है सब लोगों ने ओरल क्वेश्चंस कर लिया होगा। प्लीज़ अगर अब भी आपने बुक नहीं लिया है तो आप बुक जल्दी से ले लीजिए, क्योंकि हम कितने दिन स्लो चलेंगे। हमें इस महीने में 3 चैप्टर्स फिनिश करने थे, जबकि आज कौन सी डेट है, 21 हो जाएगा। जब तक आपको वीडियो मिलेगा 21 हो जाएगा और अभी भी हम फर्स्ट चैप्टर पे ही हैं। तो आप कोशिश करिए जल्दी से जल्दी बुक अरेंज करने की। चलिए देखते हैं ओरल क्वेश्चन का आंसर हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला, विच ऑफ द टू मैन्योर और फर्टिलाइजर इज मैन मेड। यहाँ पर मैन मेड का मतलब आर्टिफिशियल से नहीं है, ध्यान रखना है। यहाँ मैन मेड का मतलब जो आदमी खुद से बना सकते हैं घर पे ही, हाँ मैन्योर, क्योंकि फर्टिलाइजर तो कौन बनाती है, फैक्ट्री बनाती है। क्लियर है, तो आंसर क्या हो गया, मैन्योर। सेकेंड, नेम अ कॉमनली यूज फर्टिलाइजर विच कंटेन्स नाइट्रोजन। आंसर है यूरिया, एनपीके, डाई अमोनियम फास्फेट या एनपीके। एनपीके क्या होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। इन तीनों में नाइट्रोजन होता है, आप कोई भी एक लिख सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द ह्यूज रिजर्व स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स हेल्ड बाय द गवर्नमेंट एजेंसीज कॉल्ड। अब ये तो हम लोग कल ही पढ़ रहे थे, क्या बोलते हैं उसको, बफर स्टॉक। क्या बोलते हैं, बफर स्टॉक। नेम द केमिकल यूज फॉर प्रोटेक्टिंग क्रॉप्स फ्रॉम पेस्ट, पेस्टिसाइड। नेम 2 मशीन्स यूज्ड ड्यूरिंग हार्वेस्टिंग। एक तो थ्रेशर यूज करते हैं और दूसरा विनोविंग मशीन यूज करते हैं। या फिर आप दोनों को छोड़ के आप एक काम भी कर सकते हैं, कौन, हार्वेस्टर या कंबाइन का यूज कर सकते हैं, वो दोनों ही काम करेगा। लेकिन यहाँ पूछा था 2 मशीन, तो हमने दोनों मशीन का नाम बता दिया, कौन कौन से, एक थ्रेशर, दूसरा विनोविंग मशीन। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। फूड्स फ्रॉम एनिमल सोर्सेस। क्या हमें एनिमल से भी फूड मिलते हैं? बिल्कुल मिलते हैं, जस्ट लाइक मिल्क, फ्लैश, एग, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। चलिए आइए देखते हैं, डिस्कस करते हैं वन बाय वन। You will learn something about the animals and the food items they provide us in the following section. पहला, डेयरिंग। डेयरिंग का होता है पालन करना। जनरली हम दूध के लिए जब पालन करते हैं उसको बोलते हैं डेयरिंग। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर द मेजर सोर्सेस ऑफ आवर फूड। हाँ, प्लांट्स से सबसे ज़्यादा है, लेकिन एनिमल से भी बहुत कुछ मिलता है हमें। मिल्क यान इंपॉर्टेंट फूड मटेरियल फॉर अस। वी ऑब्टेन मिल्क फ्रॉम एनिमल्स सच एज काऊ, बफेलो, गोट एंड सीप। हाँ, हमें मिल्क किसे किसे मिल जाती है, काऊ, बफेलो, गोट एंड सीप। इसमें कैमल मेंशन नहीं है, कैमल से भी मिल्क मिलता है। बफेलोज एंड काउज आर द मेजर सोर्सेज ऑफ मिल्क इन आवर कंट्री। रेयरिंग कैटल, रेयरिंग मतलब पालना, रेयरिंग का मतलब पालना, अपने घरों पे रखना। रेयरिंग कैटल फॉर प्रोड्यूसिंग मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स ऑन लार्ज स्केल इज कॉल्ड डेयरिंग। हाँ, मतलब कि एनिमल्स को सिर्फ इसलिए पालना ताकि हमें उनसे क्या मिले, मिल्क, या फिर मिल्क के प्रोडक्ट्स हम बना सके, जैसे कि पनीर बना सकते हैं, दही बना सकते हैं, खोया बना सकते हैं। तो इन सब चीज़ों से हमें जो पैसे कमाएंगे, इस पर्पज के लिए जब हम एनिमल्स को पालते हैं, घरों पे रखते हैं, दैट इज नोन एज डेयरिंग। उसी को हम क्या कहते हैं, डेयरिंग कहते हैं। एग्जाम्पल में दे रखा है, मिल्क, कर्ड, चीज, बटर, घी, खोया, आइसक्रीम, कुल्फी आर डेयरी प्रोडक्ट्स। हाँ, ये सब किससे बनते हैं, दूध से। कौन, अच्छा दूध से दूध ही बनेगा, वो तो सबको पता है। कर्ड दही, चीज पनीर, बटर मक्खन, घी खोया, आइसक्रीम, कुल्फी, ये सब किससे बनते हैं, मिल्क से। अगर मिल्क नहीं होगा तो ये आइटम्स हमें नहीं मिलेंगे। अगर एनिमल्स नहीं होंगे तो मिल्क नहीं मिलेगा, यानी एनिमल्स का होना भी बहुत ही जरूरी है। फिर डू यू नो पढ़ते हैं, द एनिमल्स विच प्रोड्यूस मिल्क आर कॉल्ड मिल्क यील्डिंग और मिल्चिंग एनिमल्स। मिल्क यील्डिंग का मतलब मिल्क प्रोड्यूसर, यील्डिंग का मतलब होता है प्रोड्यूस करने वाले, यानी कि ऐसे एनिमल्स जो कि मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, हमें मिल्क देते हैं, दे आर नोन एज मिल्क यील्डिंग या मिल्चिंग एनिमल्स। एग्जाम्पल दिया, बफेलो एंड काउज आर मिल्क यील्डिंग और मिल्चिंग एनिमल्स। Period of milk production between the birth of a young one and the next pregnancy of the animal is called lactation period। अच्छा, पता है कोई भी गाय है, मान लीजिए, जनरली आपको ये सब चीज़ें पता ही होंगी, नहीं है बताया तो आप सुन लीजिए। गाय हमें दूध देती जाती है। एक टाइम के बाद वो प्रेग्नेंट हो जाती है, यानी जब वो बच्चे को जन्म देने वाली होती है तो वो दूध देना बंद कर देती है, ठीक है।
तो जितने टाइम उसने दूध नहीं दिया, अगर हम उस गैप को छोड़ दें तो बाकी टाइम उसने दूध दिया होगा। बाकी की जो टाइम था, जिस टाइम पे गाय ने लगातार आपको दूध दिया है, उस पूरे पीरियड को हम क्या कहते हैं? लैक्टेशन पीरियड कहते हैं। उस पूरे टाइम को क्या कहते हैं हम? लैक्टेशन पीरियड कहते हैं। बात समझ में आ रही है? लैक्टेशन पीरियड क्या होता है? द टाइम ड्यूरिंग विच अ काऊ और अ बफेलो गिव्स अस द मिल्क कंटिन्यूअसली, दैट इज नोन एज लैक्टेशन पीरियड। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये तो बताना भूल ही गए, आपको लिखना क्या है। देखिए, आपको पहले तो डेफिनेशन लिखना है, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक। एग्जाम्पल्स में क्या लिख लेंगे? यहां पे आप मेंशन कर लीजिएगा नीचे एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल में आपको यहां पे दिया हुआ है सब, काऊ, बफेलो, गोट, सीप, ये सब लिख लीजिएगा, कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप ये चीज़ यहाँ से राइट करेंगे यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, यानी कि आपको राइट करने के लिए 1 2 3 4 आइटम्स हो गए। क्लियर है? चलिए, अगर क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पोल्ट्री। पोल्ट्री इंक्लूड्स बर्ड लाइक चिकन, हैन, डक, गीज एंड टर्की। सो कई बार तुर्की लोग बोलते हैं, एक्चुअली तुर्की नहीं है, तुर्की तो देश का नाम है। इट्स नेम इज टर्की, कॉमनली नोन एज फाउल्स, या फिर इसका नाम हम दूसरा क्या है? फाउल है। यानी कि ऐसे बर्ड्स को रखना, ठीक है, जिससे हमें क्या मिलता है? एग मिलता है। दे आर नोन एज पोल्ट्री। तो पोल्ट्री में कौन कौन आते हैं? ऐसे बर्ड्स आते हैं जैसे कि चिकन, हैन, डक्स, गीज एंड टर्की, विच इज कॉमनली नोन एज फाउल। These birds are good source of animals food in the form of eggs and meats। इससे हमें क्या क्या मिलता है? एक तो एग मिल जाते हैं और दूसरी चीज़ क्या मिलती है? हमें मीट भी मिल जाती है। एग एंड मीट आर रिच इन प्रोटीन्स। हाँ, एग और मीट में बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन होता है। इट मीन्स दे आर बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स। अगर आप इसको खाते हैं तो आपकी हेल्थ काफ़ी अच्छी होती है। रेयरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ पोल्ट्री फॉर एग एंड मीट इज कॉल्ड पोल्ट्री फार्मिंग। फिर उसके बाद ये सेकेंड डेफिनेशन हो जाएगा, यानी कि हम जब पोल्ट्री को मतलब बर्ड्स को, जैसे कि चिकन, हैन, ऐसे बर्ड्स को जब हम पालते हैं या फिर उनका पॉपुलेशन ग्रोथ कराते हैं, ब्रीडिंग का मतलब उनके नंबर्स में इंक्रीमेंट लाना, उनके पॉपुलेशन को बढ़ाते रहते हैं। किस लिए? ताकि इससे हमें क्या मिलेगा? मीट और एग। इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? पोल्ट्री फार्मिंग कहते हैं। क्या कहते हैं हम? पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं। और जिस प्लेस पे ये सब कुछ होता है उसे हम पोल्ट्री फार्म कहते हैं। क्या कहते हैं? पोल्ट्री फार्म कहते हैं। द प्लेस वेयर पोल्ट्री आर रेयर्ड ऑन लार्ज स्केल आर कॉल्ड पोल्ट्री फार्म्स। अच्छा, मान लीजिए मेरे घर पे 2 मुर्गी है, तो क्या मेरा घर पोल्ट्री फार्म है? नहीं है। अभी तो आप कहेंगे सर अभी तो आपने कहा था कि है। हमने ये कहा कि जहाँ पे हम इनको ढेर सारे मात्रा में रखते हैं, इट मीन्स इन अ लार्ज अमाउंट दे आर केप्ट। इसलिए मेरे घर पे 50 मुर्गी है नहीं, मान लीजिए अगर ऐसा हुआ, देन वी विल से दैट फॉर्म इज, इट मीन्स दैट प्लेस इज पोल्ट्री फार्म। तो मेरा घर क्या हो जाएगा? घर थोड़ी रहेगा, पोल्ट्री फार्म हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। फाउल ले एग्स एंड सीट ऑन द एग्स फॉर अबाउट 21 डेज। फाउल किसकी बात हो रही है? हाँ, टर्कीज की। ये अंडे देते हैं और अपने अंडे को हैचिंग के लिए 21 डेज तक उसको गर्म करते हैं, यानी वो खुद उस पर बैठते रहते हैं। क्योंकि जनरली जो अंडा मिलता है, या फिर कभी आपने खाया होगा तो आप जानते होंगे, उसमें बच्चे नहीं होते। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर जो हैन होती है या फिर उसकी मदर होती है, वो अच्छे से हैचिंग मतलब उसको अच्छे से गर्म नहीं कर पाती है। जब उसको हैन आप काफ़ी अच्छे से गर्म करते हैं, तब उसके अंदर धीरे धीरे बच्चा जन्म होता है। क्लियर है? तो ये पीरियड कितना है? 21 का। दिस पीरियड इज कॉल्ड हैचिंग पीरियड। हाँ, हैचिंग क्या होती है? किसी भी अंडे में बच्चे का जन्म होना, दैट इज नोन एज हैचिंग। और ये कितने दिन का होते हैं? 21 दिन के लिए। किसके लिए? टर्कीज और फाउल के लिए। द एग्स क्रैक एंड द चिक्स कम आउट। 21 दिन के बाद बच्चा अंडे को तोड़ के बाहर निकल जाता है। द प्रोसेस ड्यूरिंग इंक्यूबेशन इज कॉल्ड नेचुरल हैचिंग। इसको हम क्या कहते हैं? नेचुरल हैचिंग कहते हैं। इंक्यूबेशन क्या होता है? उसी अंडे को गर्म रखना, दैट इज नोन एज इंक्यूबेशन।
या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि अंडे को तोड़ के बाहर निकालना, दैट विल बी ऑल्सो कंसिडर्ड एज द इंक्यूबेशन। ड्यूरिंग हैचिंग द पोल्ट्री प्रोवाइड्स द नेसेसरी मॉइस्चर एंड वार्म टू द एग। ठीक है, हैचिंग के टाइम पे जो पोल्ट्री एरिया यानी कि वो जो जगह थी ना वो गर्म और उसको सराउंडिंग ऐसे मिलते जो कि रिक्वायरमेंट के हिसाब से हो। इन बिग पोल्ट्री फार्म्स हैचिंग इज डन इन इनक्यूबेटर्स, यानी कि बड़े बड़े फॉर्म में जैसे काफ़ी ज़्यादा पैसा होता है वो अलग से जगह बना देते हैं, किसके लिए? इनक्यूबेशन के लिए, यानी कि वो आए अपने बच्चे को जन्म दे उस प्रोसेस के लिए। तो हम उस जगह को क्या कहते हैं? इनक्यूबेटर्स कहते हैं। द टेम्परेचर एंड द मॉइस्चर इन इनक्यूबेटर्स आर कंट्रोल्ड। और ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि वहाँ पे जो मॉइस्चर होता है और टेम्परेचर होता है हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं ताकि उनको जितनी ज़रूरत हो उतनी मिले, उससे ज़्यादा ना हो, ताकि उनके बच्चों को कोई नुकसान ना पहुँचे। समझ में आ रहा है? ठीक है, थैंक यू सो मच।